असल में वह इतने दिनों से सिर्फ इसलिए बस ले रही थी ताकि मुझसे टकराने से बच सके, लेकिन मैं तो स्कूल आने जाने के लिए बाइक चला रहा था। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा होता हूँ, तभी अचानक रोड साइड से कोई मुझे आवाज देता है। वह एक लड़की की आवाज होती है, ठंडी, धीमी और हल्की सी नाराजगी से भरी हुई। फिर अचानक एक हाथ मेरे हैंडल बार पर आकर टिक जाता है, जिस पर मैं तुरंत बाइक रोक देता हूँ। मैं ऊपर देखता हूँ और मेरी नजर सु शियाओवेई से मिल जाती है। सु शियाओवेई के चेहरे पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। तुम इन दिनों बाइक से स्कूल आ जा रहे हो? ये रास्ता बहुत लंबा है, आखिर कब तक ऐसे चलाते रहोगे? असल में वह मुझसे कंफर्म करना चाहती थी कि क्या मैं गु चिंगहान से बचने के लिए और बस में उससे ना मिलने के लिए बाइक चला रहा हूँ। अगर ऐसा था तो वह खुद भी अब बस लेना बंद कर देती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे वीचैट से सु शियाओवेई पहले ही ब्लॉक हो चुकी है। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, सीनियर आप यहाँ क्या कर रही हैं? सु शियाओवेई थोड़ा गिल्टी होकर कहती है, बस यूं ही इधर से गुजर रही थी। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, काफी कोइंसिडेंस है। इसके बाद हम दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और मैं अपनी बाइक हाथ से पुश करता रहता हूँ। फिर मैं ईमानदारी से सारी बात बता देता हूँ। आज सुबह जब मैं स्कूल आया था तब गु चिंगहान मेरा फोन लेकर चली गई। अब मेरा फोन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बस पास भी स्कैन नहीं कर सकता था। मुझे एक क्लासमेट से बाइक स्कैन करवानी पड़ी और उसी से धीरे धीरे वापस जा रहा हूँ। यह सुनकर सु शियाओवेई पूरे दिन की उलझन के बाद एकदम चौंक जाती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारा फोन गु चिंगहान के पास है? जिस पर मैं सिर हिला देता हूँ। वह हमेशा क्लासेस स्किप करता है, इसलिए मैडम गु ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा है। लेकिन जब उसे यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए उसने मेरा फोन छीन लिया ताकि मैं मैडम गु से कांटेक्ट अप ना कर सकूं। यह सुनकर सु शियाओवेई हंस पड़ती है। हाँ 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 हाँ, तो बात यह थी। जिस पर वह मन ही मन राहत की सांस लेती है। अच्छा हुआ कि उसने बस से उतरकर मुझसे सीधे बात करने का फैसला किया, वरना यह गलतफहमी और बढ़ जाती। तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जिस पर सु शियाओवेई ऊपर देखती है। बारिश शुरू हो गई है, बाइक मत चलाओ, पहले कहीं शेल्टर ढूंढते हैं। फिर वह पूछती है, क्या तुमने डिनर कर लिया? मैं आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाकर कहता हूँ, हाँ कर लिया। जिस पर वह फिर पूछती है, आज मिल्क टी पी थी? यह सवाल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, आज नहीं पी। यह सुनकर सु शियाओवेई मुस्कुराती है। चलो फिर मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाती हूँ। अब तक बारिश तेज होने लगती है, हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी रहती है और सड़क पर मौजूद लोग भागने लगते हैं। जिस पर सु शियाओवेई अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे लेकर दौड़ पड़ती है। मॉल के एंट्रेंस पर पहले से काफी लोग बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं। सु शियाओवेई मेरी स्लीव पकड़ती है और भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर अंदर ले जाती है। मिल्क टी शॉप के अंदर का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हम दोनों चुपचाप विंडो के बाहर गिरती बारिश को देखते रहते हैं। आखिरकार हमारी मुलाकातें अभी तक सिर्फ कुछ ही बार हुई थीं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं, और सु शियाओवेई भी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि जब मैं सु शियाओवेई के साथ मॉल में बारिश से बच रहा होता हूं, उसी समय चेनजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में मौजूद गु चिंगहान बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही होती है। चेनजे जानता था कि गु चिंगहान उसे काफी समय से पसंद करती है, लेकिन वह हमेशा उसे होप देता रहा और कभी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आया। लेकिन हाल ही में उसे अचानक क्राइसिस महसूस होने लगी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गु चिंगहान उस ड्राइवर के बेटे की उससे ज्यादा केयर करती है जितना उसने सोचा था। जिस पर उसने बर्थडे का फायदा उठाते हुए सीधे गु चिंगहान के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट यह सुनकर गु चिंगहान बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। वह विंडो के बाहर हो रही तेज बारिश को देखता है और हल्का सा फ्रॉन करता है। तभी गु चिंगहान अपनी पॉकेट से एक क्रैकेड स्क्रीन वाला फोन निकालती है। फोन देखते ही चेनजे के दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगती हैं। चिंगहान, ये फोन किसका है? गु चिंगहान पहले से ही काफी इरिटेटेड होती है। मुचेन का। यह सुनकर चेनजे तुरंत पूछता है, वह तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा है ना? उसका फोन तुम्हारे पास क्यों है? जिस पर जय गु चिंगहान पावर बटन दबाती है और स्क्रीन पर टाइम देखती है। अब 8:40 बज चुके होते हैं। उसे याद आता है कि उसने आज सुबह मुचेन का फोन सिर्फ इसलिए छीन लिया था ताकि वह मैडम गु को उसके क्लास स्किप करने की खबर न दे सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और बाहर भी लगातार बारिश हो रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मुचेन इस वक्त कैसा होगा, जिस पर उसका मूड और भी खराब हो जाता है। वह चेनजे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे घर भी लौटना था। आखिरकार वह कहती है, क्यों ना तुम आज मेरे घर चलो, रात मेरे घर रुक जाना, कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। यह सुनकर चेनजे एक पल के लिए स्टन रह जाता है। वह बचपन में गु फैमिली के ओल्ड हाउस गया था, लेकिन बड़ा होने के बाद कभी नहीं गया। जिस पर उसे लगने लगता है कि शायद गु चिंगहान इस बार सच में रिलेशनशिप ऑफिशियल करना चाहती है। रात के 9:30 बज चुके होते हैं जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं। घर में घुसते ही गु चिंगहान सबसे पहले हाउसकीपर से कहती है, मुचेन को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पर हाउसकीपर थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मिस, मुचेन अभी तक वापस नहीं आया है।
यह सुनते ही गु चिंगहान तुरंत भड़क जाती है। अभी तक वापस नहीं आया। उसके पास मेरा फोन होता है। उसने खुद मुझसे वादा किया था कि वह 8 बजे तक लौट आएगी, इसलिए वह चेन जे को लेकर होटल से इतनी जल्दी वापस आई थी। लेकिन अब पता चलता है कि मैं खुद ही घर नहीं लौटा था, जिस पर हाउसकीपर जल्दी से समझाता है, मिस बहुत देर हो चुकी है और बाहर तेज बारिश हो रही है। मुझ चेन शायद अम्ब्रेला भी नहीं लाया होगा। मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ कि वह कहाँ है। फिर ड्राइवर मुझको भेज देते हैं। हाउसकीपर जैसे ही नंबर डायल करता है तभी गु चिंगहान की पॉकेट में रखा मेरा फोन बजने लगता है। यह देखकर वह चिढ़कर फोन बंद कर देती है। उसे छोड़ दो, अम्ब्रेला नहीं है तो खरीद सकता है ना। लेकिन यह कहते ही उसे अचानक कुछ याद आता है, मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं अम्ब्रेला खरीदूंगा कैसे। जिस पर वह झुंझलाकर कहती है, ठीक है मैं खुद स्कूल जाकर उसे ले आती हूँ। लेकिन हाउसकीपर तुरंत उसे रोक देता है। मिस आपका जाना बेहतर नहीं होगा। मिसेस गु फैमिली के हाउसकीपर तुरंत कहता है, मिसेस गु पूरे समय आपका इंतजार कर रही हैं। जिस पर मुझे समझ आ जाता है कि आज घर में माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। असल में मिसेस गु पूरे दिन से बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वह ना तो गु चिंगहान से कांटेक्ट कर पा रही थी और ना ही मुझसे। अब जब उन्होंने देखा कि गु चिंगहान सच में चेन जे को लेकर वापस आ गई है तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। इसके बाद हाउसकीपर चेन जे की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर चैन मैंने आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है, आप पहले जाकर आराम कर लीजिए। जिस पर चेन जे थोड़ा बेचारगी भरे चेहरे के साथ गु चिंगहान को देखता है। चिंगहान क्या मैं तुम्हारे रूम में जा सकता हूँ? यह सुनकर हाउसकीपर को लगता है कि यह बिल्कुल सही नहीं है। मिसेस गु पहले से ही आग बबूला है, अगर ऐसा हुआ तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन गु चिंगहान हाउसकीपर की वार्निंग भरी नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। फिर वह कहती है, सॉरी एज, अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। तुम पहले मेरे रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं मॉम से मिलकर आती हूँ। उधर मैं और सु शियाओवेई एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। कुछ देर बाद सु शियाओवेई पहले एक सजेशन देती है, लगता है बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, यहाँ बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि ऊपर जाकर मूवी देख लेते हैं। जिस पर मैं थोड़ा असहज होकर कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम अभी इतने क्लोज हैं कि साथ में मूवी देखें। फिर मैं आगे कहता हूँ, सीनियर आपको मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी यहाँ बारिश रुकने का इंतजार कर सकता हूँ। यह सुनकर सु शियाओवेई मुझे गंभीर नजरों से देखती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार बस में तुम्हारी मुलाकात एक क्रीप से हुई थी? अब काफी देर हो चुकी है, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। फिर वह पूछती है, क्या तुम सच में बाइक चलाकर घर जाने वाले हो? उसकी आंखों में हल्की सी स्टर्ननेस दिखाई देती है, जिस पर मैं उसकी नजरों से नजर मिलाता हूं और फिर अनजाने में सिर हिला देता हूं। सु शियाओवेई तुरंत खड़ी हो जाती है, चलो मूवी देखते हैं। वैसे हाल ही में जो पॉपुलर एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई है उसे देखते हैं। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही सु शियाओवेई अपने फोन में टिकट्स देखने लगती है। 20 मिनट बाद शो शुरू हो रहा है, अभी टिकट्स मिल जाएंगी, पॉपकॉर्न लोगे? जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, नहीं 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 मैं ठीक हूँ। मेरा दिमाग सु शियाओवेई की स्पीड के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा था। अभी तो उसने पूछा था कि मूवी देखनी है या नहीं और अगले ही पल टिकट्स भी बुक कर ली थी। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, ठीक है पॉपकॉर्न नहीं लेते, पहले ऊपर चलते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन फिर रुक जाता हूँ और उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगता हूँ। मुझे ऐसे फॉलो करते हुए देखकर सु शियाओवेई के दिल में हल्की सी खुशी होती है। असल में वह खुद मानती है कि वह थोड़ा चीटिंग कर रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी टाइप का लड़का था जो उसे पसंद था। जिस दिन उसने पहली बार मुझे बस में देखा था उसी दिन से उसे मुझ पर क्रश हो गया था। उसने तो मुझे अप्रोच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बना लिया था, लेकिन प्लान्स हमेशा रियलिटी के हिसाब से नहीं चलते। अब वह बस चीजों को थोड़ा फास्ट करना चाहती थी। इसके बाद जब मूवी खत्म होती है तब लगभग रात के 11 बज चुके होते हैं। बाहर की बारिश भी काफी कम हो चुकी होती है, जिस पर सु शियाओवेई थोड़ा सॉरी फील करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपने साथ मूवी देखने पर मजबूर कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर निकलते निकलते इतना लेट हो जाएगा। फिर वह पूछती है, तुम्हारे फैमिली वाले वरीड तो नहीं होंगे? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, मैंने आपके फोन से डैड को कॉल कर दिया था, वह टेंशन नहीं लेंगे। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, और अभी वाली मूवी सच में बहुत अच्छी थी। कुछ देर के लिए मैं गु फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स भूल गया था, लेकिन अब भी मुझे वापस जाकर मिसेस गु के गुस्से का सामना करना था। जिस पर सु शियाओवेई अपना फोन निकालती है, तुम गु फैमिली के हाउस वापस जा रहे हो ना? एड्रेस दो, मैं टैक्सी बुला देती हूँ। इसके बाद रात के लगभग 11:30 बजे मैं गु फैमिली के ओल्ड रेसिडेंस पहुंचता हूँ। कार से उतरने से पहले मैं सु शियाओवेई को थैंक यू बोलता हूँ और गुड बाय कहता हूँ। उसे जाते हुए देखकर मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है। सीनियर सु सच में बहुत अच्छी इंसान है। मैं कार को दूर जाते हुए देखता हूँ, फिर गु हाउस की तरफ मुड़ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गेट के अंदर जाता हूँ, अचानक डोर के पास खड़ी एक डार्क फिगर को देखकर चौंक जाता हूँ। मैं थोड़ा नर्वस होकर ध्यान से देखता हूँ और फिर गु चिंगहान को डोर पर खड़ा पाता हूँ, जो उदास चेहरे के साथ सीधे मुझे घूर रही होती है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, मिस गु आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जिस पर गु चिंगहान बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहती है, क्या मैंने नहीं कहा था कि 8 बजे तक वापस आ जाना? फिर वह पूछती है, इतनी देर क्यों हुई? इन दिनों मुझे सच में लगने लगा था कि गु चिंगहान का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा स्ट्रेंज हो गया है। मैं हल्का सा इरिटेटेड होकर कहता हूँ, मिस गु ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? फिर मैं हाथ बढ़ाकर कहता हूँ, अब मेरा फोन वापस दे सकती हैं। मेरा नाराज चेहरा देखकर गु चिंगहान को अजीब सा बुरा लगता है। वह फोन निकालती है लेकिन मुझे तुरंत नहीं देती। इसके बजाय
जाए वह मुझे घूरते हुए पूछती है, तुमने ये हैट किसकी पहनी हुई है? जिस पर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। फिर मुझे एहसास होता है कि अभी भी मेरे सिर पर सु शाओवेई की हैट है। ओह यह मैं कैजुअल अंदाज में कहता हूँ, आज बारिश हो रही थी, मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए अम्ब्रेला भी नहीं खरीद पाया। एक काइंड सीनियर ने मुझे अपनी हैट दे दी। इतना कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके हाथ से फोन छीन लेता हूँ। लेकिन गु चिंगहान के दिमाग में उसी लड़की की इमेज घूम रही होती है जो पहले बस में मेरे साथ ट्रैवल करती थी। फिर वह व्यंग्य भरी आवाज में कहती है, सिर्फ एक काइंड सीनियर। यह हैट हजारों युआन की है, कोई यूं ही किसी को दे देता है। वह सच में बहुत काइंड है ना? यह सुनकर मैं बीच में ही फ्रीज हो जाता हूँ। रुको, क्या? एक हैट की कीमत हजारों युआन? जिस पर गु चिंगहान ताना मारते हुए हंसती है। कोई हैरानी नहीं कि तुम अब मेरे साथ राइड नहीं करना चाहते। तुम्हें कोई और बेहतर इंसान मिल गया है जिसके आगे गुड बॉय बन सको। मैं कंधे उचकाकर कहता हूँ, जो सोचना है सोचो। अगर मुझे मॉक करने से तुम्हें अच्छा फील होता है तो मैं इसे आज का गुड डीड मान लेता हूँ। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं हमेशा इतना सॉफ्ट स्पोकन था, फिर मैं अचानक ऐसा कब बन गया? असल में आज रात चेन जे को घर लाने के बाद उसकी मिसेज गु से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और लड़ाई के आखिर में गु चिंगहान गुस्से से डोर पटक कर बाहर निकल गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं घर नहीं लौटा था। वह मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने रूम में रेस्ट कर रहे चेंजे की भी परवाह नहीं की। वह बस विला गेट पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती रही, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बदले में उसे ऐसा बिहेवियर मिलेगा। इसके बाद मैं अंदर जाता हूँ और गार्डन के पास चेन जे को खड़ा देखता हूँ, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे देखते ही वह गु चिंगहान की तरफ दौड़ जाता है। चिंगहान, मैं तुम्हें और आंटी को झगड़ते हुए सुना। फिर वह बेचारे बनने वाले अंदाज में कहता है, मैंने यह भी सुना कि वह मुझे घर से निकालने वाली है। तुम इतनी देर तक वापस नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ अकेला डर गया था। फिर वह कहता है, क्या तुम आज रात मुझे घर छोड़ सकती हो? मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में लग रही है। मैं यह सब साइड से खड़े होकर ठंडे भाव से देखता रहता हूँ। गु चिंगहान सच में चेन जे को घर ले आई थी। आज मिसेस गु गुस्से से हार्ट अटैक ना ले लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। जिस पर गु चिंगहान आगे बढ़कर चेन जे को हक कर लेती है। अजय, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मेरी मॉम को तुम्हें निकालने का कोई हक नहीं है। चलो वापस अंदर चलते हैं। अगर मॉम फिर कुछ कहेंगी तो मैं ग्रैंडअप्पा से बात करूंगी। यह सुनकर चेन जे आखिर रिलैक्स हो जाता है। मैं गु चिंगहान को देखता हूँ जो पूरी तरह लव में ब्लाइंड हो चुकी थी और मन ही मन सोचता हूँ कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। इसके बाद मैं मुड़कर सीधे अपने रूम में लौट जाता हूँ। रूम में पहुंचकर जैसे ही मैं सु शियाओवेई का वीचैट ढूंढने लगता हूँ, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर मैं हल्का सा फ्राउन कर देता हूँ। तभी अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वह सु शाओवेई की होती है। मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। रुको, मैंने सु शाओवेई को कब डिलीट किया? अगले ही पल मेरे दिमाग में एक नाम आता है, गु चिंगहान। मैं तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और उसे मैसेज भेजता हूँ, हे सीनियर, आप सेफ घर पहुंच गई थी ना? जिस पर सु शियाओवेई लगभग तुरंत रिप्लाई करती है, आखिर तुम्हें अपना फोन वापस मिल गया है ना? मैं जवाब देता हूँ, हाँ मैं भी घर पहुंच गया हूँ। पूछने के लिए थैंक्स। कुछ देर सोचने के बाद मैं उसे 200 युआन ट्रांसफर कर देता हूँ। आज के लिए बहुत थैंक्स सीनियर, ये मूवी टिकट और टैक्सी फेयर के लिए है। उम्मीद है आप एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन सु शियाओवेई ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बजाय वह जवाब देती है, तुम्हें मुझ पे बैक करने की जरूरत नहीं है, अगली बार मुझे ट्रीट देना, मूवी या डिनर कुछ भी चलेगा। ओके, यह पढ़कर मैं मुस्कुरा देता हूँ। श्योर सीनियर, कल मैं आपको डिनर ट्रीट दूंगा। मेरा रिप्लाई देखकर सु शाओवेई खुश हो जाती है और चुपके से मुस्कुरा देती है। ग्रेट, डील पक्की। अगली सुबह गु फैमिली में एक नई ड्रामा शुरू होने वाली होती है। मिसेस गु बहुत सुबह उठ जाती हैं और हाउसकीपर को बुलाती हैं। कल रात क्या हुआ था? क्या चेन जे गया नहीं? क्या वे दोनों साथ में रात भर रहे? जिस पर बटर मजबूरी में सिर हिला देता है। मिस ने मिस्टर चेन को भेजने नहीं दिया। यह सुनते ही मिसेस गु गुस्से से कांप उठती हैं और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। चिंगहन किसी को डेट करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। चेन जी का फादर जल्द ही जेल जाने वाला है। ऐसे फैमिली में शादी करना बैड लक से कम नहीं होगा। मेरा ग्रैंड चाइल्ड ऐसा नहीं हो सकता जिसका ग्रैंडफादर प्रिजन जा चुका हो। मिसेस गु काफी देर तक सोचती रहती हैं, फिर अचानक सिर उठाती हैं। फैमिली डॉक्टर के पास जाओ और कुछ मेडिसिन लेकर आओ। उधर जब मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूँ तब गलती से कुछ मेड्स की धीमी बातचीत सुन लेता हूँ। मैडम आज काफी गुड मूड में लग रही हैं। मुझे तो लगा था कि जब मिस्टर चेन नीचे आ गए, मुझे लगा था मैडम उन्हें देखते ही गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। यह बातें सुनकर मेरी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन उभर आता है। अपनी पिछली लाइफ में गु चिंगहान कभी चेन जे को घर नहीं लाई थी, यहाँ तक कि दोनों विदेश जाने के बाद भी कभी ऑफिशियल कपल नहीं बने थे। उसके ज्यादा समय बाद नहीं, गु चिंगहान ने मुझे डेट करना शुरू कर दिया था और जब रिलेशनशिप शुरू होने के बाद मैं पहली बार जू फैमिली के ओल्ड हाउस गया था, तब मिसेस गु ने भी मेरे साथ बहुत पोलाइट बिहेवियर किया था और मुझे डिनर के लिए रुकने को कहा था। उस समय मुझे लगा था कि मिसेस गु ने सच में मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया था। और जब गु चिंगहान
चिंगहान को सच्चाई का पता चला तब उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकती, और बस एक ही लाइन में उसने पूरी बात खत्म कर दी थी। लेकिन इस बार ड्रग दिया गया इंसान चेंजे था, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, देखते हैं इस बार गु चिंगहान क्या करती है। मैं अपने ख्यालों से बाहर आता हूँ और जाने ही वाला होता हूँ, तभी हाउसकीपर जल्दी से मेरे पास आ जाता है। मुचैन मिसेज गु आपसे बात करना चाहती हैं, पहले मेरे साथ आइए। जिस पर मैं उसके पीछे पीछे फ्रंट हॉल की तरफ चल पड़ता हूँ। जब मैं वहां पहुंचता हूँ तब मिसेस गु, चेंजे और गु चिंगहान साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिसेस गु बड़े प्यार से चेंजे की तरफ देखती हैं। पहले मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस चिंगहान अभी बहुत छोटी है। मुझे डर था कि रिलेशनशिप की वजह से उसकी स्टडीज खराब ना हो जाए। उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था, जिस पर चेंजे को भी थोड़ा यकीन नहीं होता। वह तुरंत सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ आंटी, मैं ध्यान रखूंगा कि चिंगहान अच्छी तरह स्टडी करे। असल में पिछली रात दोनों एक ही बेड पर सोए थे, लेकिन गु चिंगहान ने चेंजे को अपने करीब तक नहीं आने दिया था। तभी मिसेस गु एक बाउल बर्ड्स नेस्ट पोरिज का चेंजे के सामने रख देती हैं। उनकी आंखों में प्यार भरा होता है। थोड़ा पोरिज खाओ, तुम बहुत पतले हो गए हो, अपने शरीर का ध्यान रखो। जिस पर चेंजे मुस्कुराकर बाउल ले लेता है और आज्ञाकारी तरीके से खाना शुरू कर देता है। उसके बगल में बैठी गु चिंगहान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई होती हैं। चेंजे उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसकी मॉम ने भी चेंजे को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना इरिटेटेड क्यों फील कर रही है। और तभी मैं अंदर आता हूँ। जैसे ही गु चिंगहान मुझे देखती है, वह तुरंत थोड़ा सीधा होकर बैठ जाती है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मैं सिर्फ मिसेस गु की तरफ देखकर विनम्रता से पूछता हूँ, मैडम आपने मुझे बुलाया था? जिस पर मिसेस गु मुस्कुराती हैं। कल जो हुआ उसके बारे में मुझे पता चल गया है। चिंगहान ने तुम्हारा फोन सिर्फ इसलिए छीन लिया था ताकि तुम उसकी क्लास मॉनिटरिंग वाली फोटोज ना भेज सको, सही है ना? मैं शांत भाव से सिर हिला देता हूँ। यह सुनकर गु चिंगहान नाराज हो जाती है। मॉम, क्या आप इसे फिर से मुझ पर नजर रखने के लिए कहने वाली हैं? लेकिन मिसेस गु सिर हिलाती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि तुम्हें मुचेन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बिना वजह उसका फोन क्यों छीन लिया? फोन ना होना बहुत इनकन्वीनियंट होता है। इतना कहकर मिसेस गु एक नया फोन निकालती हैं। मैंने देखा कि तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया फोन खरीदा है, और ये पिछले कुछ दिनों में चिंगहान पर नजर रखने के लिए थैंक यू गिफ्ट भी समझ लो। आज से तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। अब चेंजे मेरी तरफ से उस पर नजर रखेगा। जिस पर बर्ड्स नेस्ट पोरिज खत्म कर चुका चेंजे मीठी मुस्कान के साथ कहता है, डोंट वरी आंटी, मैं जरूर इसे अच्छी तरह स्टडी करवाऊंगा। यह सुनकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसता हूँ, लेकिन ऊपर से विनम्र बना रहता हूँ। थैंक यू मैडम, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, आने रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही गु चिंगहान भी जल्दी से खड़ी हो जाती है। उसकी हरकतों में हल्की सी जल्दबाजी होती है। लेट हो रहा है, मुझे भी स्कूल जाना है। जिस पर चेंजे भी खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपना पेट पकड़ लेता है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। चिंगहान, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। यह सुनकर गु चिंगहान घबरा जाती है। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। फिर वह जल्दी से ड्राइवर को आवाज देती है, ड्राइवर जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल ले चलो। कार में बैठने के बाद ड्राइवर रियर व्यू मिरर से चेंजे को देखता है। उसकी हालत सच में खराब लग रही थी। जिस पर ड्राइवर पूछता है, मिस्टर चेन, क्या आपने कुछ गलत खा लिया था? जैसे ही ड्राइवर यह बात कहता है, चेंजे घबरा कर जवाब देता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज मैंने सिर्फ बर्ड्स नेस्ट पोरिज ही खाई थी। इतना कहकर वह शॉक्ड नजरों से गु चिंगहान को देखने लगता है, और उसी पल गु चिंगहान का चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ की एक घटना याद आ जाती है। उसे याद आता है कि एक बार वह मुझे भी गु फैमिली हाउस लेकर आई थी, और मॉम के साथ खाना खाने के बाद मुझे भी भयानक स्टमक पेन हुआ था। उस समय हमने हर तरह के टेस्ट्स करवाए थे, और 3 दिन बाद पता चला था कि मेरे शरीर में मेडिसिन की एक्सेसिव डोज गई थी। लेकिन तब गु चिंगहान ने मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा किया था। उसे लगा था कि मैंने खुद वो मेडिसिन ली होगी। हालांकि उस समय मुझे शक था कि यह मिसेज गु ने किया है, लेकिन गु चिंगहान ने मेरी एक बात नहीं मानी थी। अब उसके सामने बैठे चेन जे के सिम्टम्स बिल्कुल वही थे जो उसे मेरी यादों में दिखाई देते थे। तभी चेन जे कमजोर आवाज में कहता है, चिंगहान, क्या उस बर्ड्स नेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने खाई? यह सुनते ही गु चिंगहान अचानक चिल्ला पड़ती है, ड्राइवर कार रोको, पहले एज को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर वह तुरंत कार से उतरती है और तेज कदमों से फैमिली हाउस की तरफ लौट जाती है। उधर मिसेस गु मेड को डिशेस साफ करने के लिए कह रही होती हैं। तभी गु चिंगहान ठंडे चेहरे के साथ अंदर आती है। रुको, चेंजे वाला बाउल वहीं छोड़ दो। यह सुनकर मिसेस गु हैरानी से उसकी तरफ देखती हैं, लेकिन गु चिंगहान का चेहरा बेहद डरावना और उदास हो चुका था। वह सीधे पूछती है, मुझे सच सच बताओ, चेंजी के बोल में जो बर्ड्स नेस्ट थी उसमें क्या तुमने कुछ मिलाया था? यह सुनकर मिसेस गु का चेहरा बदल जाता है। फिर वह गुस्से में कहती हैं, चिंगहान, तुम सच में लव में अंधी हो चुकी हो। चेंजे के पेट में दर्द हुआ और तुम्हें तुरंत लगा कि मैंने उसे ड्रग दिया है। मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ, तुम मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकती हो? जिस पर गु चिंगहान को पिछली लाइफ की याद आ जाती है, क्योंकि तब भी मिसेस गु ने बिल्कुल यही लाइंस इस्तेमाल करके पूरी बात दबा दी थी। और उस समय गु चिंगहान ने अपनी मॉम का साइड लिया था, लेकिन अब पछतावा और गिल्ट उसकी सोच पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। उसने मेरे साथ पूरे 5 साल रिलेशनशिप में बिताए थे और कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तब मिसेस गु ने कहा था कि उन्हें मेरे लो बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वह मुझे गू फैमिली में आने देंगी, लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, पहले हमारा बच्चा होना चाहिए। ये सब याद करते ही गू चिंगहान का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगता है। फिर वह व्यंग्य से कहती है, ठीक है, आप मेरी रियल मदर हैं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। आज आपने कहा था कि आप चेन जे के साथ मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हैं और बाद में हमारी शादी भी होने देंगी, लेकिन सिर्फ तब जब हमारा अपना बच्चा होगा। सही कहा ना मैंने? यह सुनते ही मिसेस गू कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि गू चिंगहान को उनकी प्लान का पता कैसे चल गया। और जैसे ही गू चिंगहान उनकी एक्सप्रेशन देखती है, वह हिस्टेरिकल तरीके से चिल्ला उठती है, क्या आप इंसान भी हैं? आप इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हैं? मैं दूर से गूडी फैमिली का यह ड्रामा आते हुए पहले ही देख चुका था, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइफ में गू फैमिली की किसी भी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद जैसे ही मैं बस में चढ़ता हूं, मेरी नजर अपने आप सु शियाओवेई को ढूंढने लगती है और हमेशा की तरह वह बस के पीछे खड़ी मुझे ही देख रही होती है, जिस पर मैं भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए उसके पास पहुंच जाता हूं। गुड मॉर्निंग सीनियर। यह सुनकर सु शियाओवेई की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ जाती हैं। गुड मॉर्निंग। फिर मैं कहता हूं, सीनियर, आपकी हैट मैं घर ले गया था, मैंने उसे कल वॉश किया था, लेकिन आज भी पूरी तरह ड्राई नहीं हुई है, कल ड्राई हो जाएगी तब वापस दे दूंगा। जिस पर सु शियाओवेई मुस्कुराकर जवाब देती है, श्योर मुझे। फिर वह पूछती है, क्या आज आफ्टरनून में तुम्हारी क्लासेस हैं? मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, लेकिन आज आफ्टरनून में मेरी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब है। यह सुनकर सु शियाओवेई थोड़ा चौंकती है, तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो? कौन सा रेस्टोरेंट? मैं जवाब देता हूँ, रेनेजियान यानहो, आपने उसका नाम सुना होगा, है ना? यह सुनकर सु शियाओवेई कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि वह सिर्फ उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं जानती थी। असल में वह रेस्टोरेंट उसकी मॉम का था। इसके बाद जब हम बस से उतरते हैं, तब सु शियाओवेई एक और सवाल पूछती है, क्या अब से तुम हर रात रेनेजियान यानहो में वर्क करोगे? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, हाँ, मेरी शिफ्ट रात 7 बजे से 9 बजे तक होती है। जिस पर सु शियाओवेई बस चुपचाप सिर हिला देती है और कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम दोनों अलग अलग होकर अपने अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। पूरे दिन गू चिंगहान स्कूल नहीं आती और मुझे पूरा यकीन था कि अगले कुछ दिनों तक भी वह नहीं आने वाली, क्योंकि चेनजे को कम से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहना था और उसके बाद उसे अपनी मॉम के साथ विदेश जाना था। पिछली लाइफ में गू चिंगहान कई सालों तक चेनजे के बिना बताए चले जाने की बात नहीं भूल पाई थी, लेकिन इस बार उसे प्रॉपर गुड बाय कहने का मौका मिल जाएगा। जब क्लासेस खत्म होती हैं, तब शेन हाओशुआन फिर से गॉसिप लेकर मेरे पास आ जाता है। मैंने गॉसिप ग्रुप में सुना है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाला चेनजी ऑफिशियली गू चिंगहान को डेट कर रहा है। किसी ने उन्हें गू फैमिली हॉस्पिटल में साथ देखा था। फिर वह धीरे धीरे आवाज कम करता है और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाता है, रिमर है कि चेनजे ने कोई मेडिसिन ली थी और उसी की वजह से उसे एलर्जी हो गई, इसीलिए वह हॉस्पिटल में आईवी पर्स पड़ा है। यह सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तुम्हारे गॉसिप ग्रुप को यह भी पता चल गया? उन्हें यह भी पता है कि चेनजे ने मेडिसिन ली थी? क्या कोई फैमिली हॉस्पिटल पेशेंट इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखता? जिस पर शेन हाओशुआन रहस्यमयी अंदाज में हंसता है, मुचेन, तुम्हें कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल भले ही गू फैमिली का हो, लेकिन उसके और भी शेयर होल्डर्स हैं और मिस गू पर क्रश रखने वाले लड़कों की कमी नहीं है। सब चेनजे से जेलस हैं, इसलिए उसकी हर जानकारी खोदने में लगे हुए हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी छुपा नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मुझे तुरंत सब समझ आ जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जब मैं हॉस्पिटल में था, तब मेरे बारे में भी हर जगह रूमर्स फैल गए थे। लोग कहते थे कि ड्राइवर का बेटा एक गोल्ड डिगर है, वह मिस गू के करीब सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए जा रहा है। बाद में रूमर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे, यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर फेक था और मैंने किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुराकर एडमिशन लिया था। यह सब याद करके मैं सिर हिलाता हूँ, एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और शेन हाओशुआन से कहता हूँ, इन सब चीजों में मत पड़ो, बस सुनो, लेकिन इन्वॉल्व मत होना और इसे कहीं फैलाना मत। हम गो फैमिली के बारे में हर जगह बातें नहीं कर सकते। जिस पर शेन हाओशुआन सिर हिलाता है और अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद गू चिंगहान ना तो स्कूल आती है और ना ही घर लौटती है, जिसकी वजह से मेरे अगले 2 दिन काफी पीसफुल गुजरते हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता और मेरी मुलाकात फिर से गू चिंगहान से हो जाती है। इस बार वह रेंजन यानहो रेस्टोरेंट में होती है, जहां मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैं ब्लैक सर्वर यूनिफॉर्म पहने हुए प्लेट्स और टेबल वेयर साफ कर रहा होता हूँ। उसी समय गू चिंगहान, सोंग यूतोंग और चू रोयाओ के साथ रेस्टोरेंट में आती है और फिर वे तीनों प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगती हैं। रास्ते में गू चिंगहान की नजर यूं ही इधर उधर घूमती है और अचानक मुझ पर पड़ जाती है, जहां मैं प्लेट्स उठाए खड़ा होता हूं। यह देखकर सोंग यूतोंग शॉक हो जाती है। चिंगहान, मुचेन सच में यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, क्या उसे सच में पैसों की इतनी जरूरत है? जिस पर चू रोयाओ उसे कोहनी मारती है, तुम इतना क्यों बोलती हो, जल्दी चलो। सोंग यूतोंग एक नजर गू चिंगहान की तरफ देखती है और समझ जाती है कि उसका मूड अभी बहुत खराब है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं कहती। असल में गू चिंगहान के पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल रहे थे।
चेंजे हॉस्पिटल में था और 2 दिनों से लगातार आईवी ड्रिप्स पर था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि मेडिसिन की वजह से उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा है। अब उसे अच्छी तरह रेस्ट और रिकवरी करनी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वह निश्चित रूप से इनफर्टाइल रहेगा। डॉक्टर का शॉर्ट टर्म मतलब 1 या 2 साल था, लेकिन गुन चिंगहान अच्छी तरह जानती थी कि पिछली लाइफ में मैं पूरे 5 साल तक उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया था। अगर चेंजे के साथ भी यही हुआ तो सच्चाई जल्दी या देर से सामने आ ही जाएगी। और तब वह क्या एक्सप्लेन करेगी? आज चेंजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था और वापस चेन फैमिली हाउस में रेस्ट करने चला गया था। गु चिंगहान ने उससे मिसेस गु द्वारा ड्रग देने वाली बात छुपा ली थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चेन जे को यह सब कैसे बताए, और ना ही वह उस कमजोर और थके हुए चेन जे का सामना कर पा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा वह अचानक मुझे देखना चाहती थी, दूर से मुझे प्लेट्स उठाते हुए और कस्टमर्स को झुककर डिशेस एक्सप्लेन करते हुए देखकर उसके सीने में अचानक गुस्से की लहर उठती है, जिस पर वह सोंग युतोंग और चू रुआओ को पीछे छोड़ देती है और सीधे मेरी तरफ चल पड़ती है। उधर आज मेरी मुलाकात एक बेहद मुश्किल मिडिल एज्ड कस्टमर से हो जाती है। वह ठीक से ऑर्डर भी नहीं कर रही होती और बार बार मुझसे ही सवाल पूछ रही होती है। तुम यहाँ नए हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम पास वाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सही कहा ना? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए सिर हिला देता हूँ। जी मैम। तो आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? वह मुस्कुराकर कहती है। इतनी कम उम्र में रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, क्या सच में इतने पैसों की कमी है? बहुत स्टूडेंट लोन्स हैं क्या? उन्हें खुद चुका भी पाओगे? उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान मुश्किल से बनी रहती है। मैं अपनी इरिटेशन दबाते हुए कहता हूँ, मैम इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप पहले मेन्यू देख लीजिए कि क्या खाना चाहती हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आकर ऑर्डर ले लेता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ने लगता हूँ, लेकिन तभी वह कस्टमर फिर बोल पड़ती है, अरे रुको, मैंने कब कहा कि मैं ऑर्डर नहीं करूंगी? ये कैसा सर्विस है? मैं यहाँ 2 दिन से काम कर रहा था और ये पहली बार था जब मुझे इतना डिफिकल्ट कस्टमर मिला था। जिस पर मैं सुपरवाइजर को बुलाने ही वाला होता हूँ, तभी गु चिंगहान ठंडे चेहरे के साथ वहां पहुंच जाती है और अचानक उस महिला की टेबल को लात मार देती है। धड़ाम, पूरा वुडन टेबल पलट जाता है। यह देखकर मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ और शॉक्ड होकर गु चिंगहान को देखता हूँ। मिस गु, आप क्या कर रही हैं? मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हूँ ताकि उसे बाहर ले जा सकूं, लेकिन गु चिंगहान मेरे सामने खड़ी हो जाती है। फिर वह उस मिडिल एज्ड वुमन को घूरते हुए कहती है, अगर खाना है तो ठीक से खाओ और अगर नहीं खाना तो यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही वह महिला गुस्से में खड़ी हो जाती है, फिर उंगली दिखाकर चिल्लाती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं खाना खा रही हूँ? मेरी टेबल को लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। उस महिला के साथ उसकी 2 फ्रेंड्स भी होती हैं और तीनों गुस्से में गु चिंगहान की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन गु चिंगहान कई दिनों से अपना गुस्सा दबाकर बैठी हुई थी और इस बार उसका खुद को कंट्रोल करने का बिल्कुल मूड नहीं था। बिना एक शब्द बोले वह सीधे पंच मारती है। धड़ाम, उसका मुक्का सीधा उस महिला के चेहरे पर लगता है, जिस पर मैं पूरी तरह स्टैंडर्ड रह जाता हूँ और अगले ही पल फुल ऑन फाइट शुरू हो जाती है। उधर सोंग युतोंग और चू रुआओ भी यह सब देख लेती हैं। सोंग युतोंग जोर से गाली देती है और बिना सोचे समझे मदद के लिए दौड़ पड़ती है, जिस पर चू रुआओ भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और पूरा सीन और भी ज्यादा कैओटिक हो जाता है। मैं तुरंत शिफ्ट सुपरवाइजर को कांटेक्ट करता हूं, जिस पर वह 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर दौड़ता हुआ आता है। बहुत मुश्किल से सभी को अलग किया जाता है। पूरी फाइट के दौरान गु चिंगहान सिर्फ उसी मिडिल एज्ड वुमन को टारगेट कर रही थी, इसलिए उसकी हालत सबसे खराब हुई थी। उसका चेहरा सूज चुका था और कपड़े भी पूरी तरह बिखर गए थे। वह गुस्से में चिल्लाती है, पुलिस बुलाओ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। यह सुनते ही पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मच जाता है। हर कोई मुड़कर देखने लगता है और आपस में फुसफुसाने लगता है। जब रेस्टोरेंट मैनेजर को इस घटना की खबर मिलती है तो वह घबराकर ऑफिस से बाहर भागता है और जैसे ही उसकी नजर क्राउड के बीच खड़ी गु चिंगहान पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वह जल्दी से उसके पास पहुंचता है और शॉक्ड होकर कहता है, मिस गु, आप आज अचानक यहाँ कैसे आ गई? कम से कम पहले इन्फॉर्म तो कर देती। उसकी आवाज में साफ डर सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि गु चिंगहान जैसी रिच यंग लेडी के लिए रेस्टोरेंट में एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट बॉक्स हमेशा रिजर्व्ड रहता था और प्रीमियम मेंबर होने की वजह से वह मैनेजर की टॉप प्रायोरिटी थी। वह किसी भी कीमत पर इस वीआईपी को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर गु चिंगहान पर पड़ती है और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है, क्योंकि गु चिंगहान के बाल और कपड़े दोनों बिखरे हुए होते हैं और साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह अभी अभी फाइट करके निकली है। जिस पर मैनेजर के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उसने गु फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर पर हाथ उठाया? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर वह हकलाते हुए पूछता है, यह आखिर यहाँ हुआ क्या है? उसकी आवाज पैनिक और वरी से भरी होती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि गु चिंगहान मिसेस गु की आंखों का तारा है। अगर मिसेस गु को पता चला कि उनकी बेटी यहाँ फाइट में शामिल हुई और उसके मुंह पर चोट भी लगी है तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। वह शायद खुद यहाँ आ जाएंगी और जवाब मांगेंगी। तभी वह मिडिल एज्ड वुमन फिर चिल्लाने लगती है, तो तुम रेस्टोरेंट मैनेजर हो? बहुत बढ़िया, तुम सही समय पर आए हो। मैं यहाँ आराम से खाना खा रही थी, लेकिन तुम्हारे वेटर ने मुझे इग्नोर किया और फिर उसके फ्रेंड ने मुझ पर पंचेस और किक्स बरसा दिए। मैं पुलिस बुलाऊंगी।
और तुम सब पर केस करूंगी। यह सुनकर मैनेजर भौहें सिकोड़ता है और मेरी तरफ देखता है। मैं एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ कि गो चिंगहान मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वह उस महिला को ठंडी नजरों से देखकर कहती है, इसका वेटर से क्या लेना देना है? मैं तुम्हें मारना चाहती थी क्योंकि तुम बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। केस करना है तो कर लो, देखते हैं क्या कर पाती हो। जिस पर सॉन्ग यूतोंग भी भौहें चढ़ाती है। वह तुरंत फोन निकालती है। ठीक है, बहुत हो गया, मैं अभी अपने लॉयर को बुलाती हूँ, वह आकर तुमसे डील करेगा। हमें भूख लगी है, हम अब खाना खाने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर अच्छी तरह जानता था कि इन लड़कियों से पंगा लेना आसान नहीं है, इसलिए वह तुरंत फैसला करता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को उन 3 महिलाओं को बैक ऑफिस ले जाने का आदेश देता है। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़ता है और थोड़ा सख्त होकर कहता है, इधर आओ, ध्यान से सुनो, मिसगू का प्रॉपर केयर करना, किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ। जी मैनेजर। मेरा जवाब सुनकर मैनेजर थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर उन 3 घायल महिलाओं के पीछे ऑफिस की तरफ चला जाता है, क्योंकि वह जानता था कि इस मामले को किसी भी कीमत पर बड़ा नहीं होने देना चाहिए, वरना रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, वह को फैमिली को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए अभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही था कि उन 3 कस्टमर्स को कंपेंसेशन देकर मामला जल्दी खत्म किया जाए। जरूरत पड़े तो ज्यादा पैसे दे दिए जाएं, लेकिन गु फैमिली से दुश्मनी ना ली जाए। असल में रेनेजियान यानाहुओ रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों के लिए था और यहाँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी थी कि कई रिच पीपल और सेलिब्रिटीज यहाँ मीटिंग्स और डिनर के लिए आते थे। यहाँ के मीटिंग रूम्स का रेंट ही 5 अंकों में होता था और बहुत से लोग बिजनेस कनेक्शंस या सेलिब्रिटी कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए यहाँ अपनी लक ट्राई करते थे। अगर बाहर यह खबर फैल गई कि रेस्टोरेंट के अंदर किसी मेंबर की पिटाई हो गई तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उधर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर धीरे से मैनेजर वांग के पीछे चलता है और पूछता है, मैनेजर उस नए इंटर्न का क्या करना है? यह सुनकर मैनेजर वांग और भी इरिटेटेड हो जाता है। हालांकि गलती कस्टमर्स की थी, लेकिन उसके हिसाब से नया इंटर्न अपने पहले ही दिन ट्रबल लेकर आ गया था। जिस पर वह चिढ़कर कहता है, छोड़ो, उसकी सैलरी क्लियर कर दो और कह दो कि अब वापस आने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर सिर हिलाता है, जी मैनेजर, मैं अभी हैंडल करता हूँ। इसके बाद सुपरवाइजर मुझे ढूंढने बाहर आता है, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिलता। वह कई लोगों से पूछताछ करता है और फिर उसे पता चलता है कि मैं गु चिंगहान को जानता हूँ और गु चिंगहान मुझे पहले ही अपने साथ बुलाकर ले जा चुकी होती है। और फिर सुपरवाइजर सीधे गु चिंगहान के प्राइवेट बॉक्स के बाहर पहुंच जाता है। वह डोर के पास खड़ा होता है और देखता है कि प्राइवेट बॉक्स का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से गु चिंगहान की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे पीट दिया? मुचेन, अब तुम मुझे ही डांट रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, पता है ना? क्या तुम चाहते थे कि वह तुम्हारा लोन पे करने में हेल्प करे? तो तुम ऐसे इंसान हो। जिस पर मैं उसे स्पीचलेस होकर देखता हूँ, लेकिन फिर भी शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मिस गू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस आज की सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैडम फिर मुझसे सवाल करेंगी। जैसे ही मैं मैडम गू का नाम लेता हूँ, गु चिंगहान अचानक जोर से टेबल पर हाथ मारती है। धड़ाम, पूरा टेबल हिल जाता है, जिस पर सॉन्ग यूतोंग भौहें सिकोड़ती है, क्विंगहान काम डाउन। लेकिन गु क्विंगहान ठंडी हंसी हंसती है। फिर वह सीधे मेरी तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम सच में मेरी मॉम की इतनी बात मानते हो? वह जो कहती हैं तुम वही करते हो? मुझे इतना ओबीडियंट और वेल बिहेव्ड देखकर गु चिंगहान अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, काश मुचेन रीबॉर्न होता। उसे पता होता कि पिछली लाइफ में मैडम गू ने उसके साथ क्या किया था, कैसे उन्होंने उसकी बॉडी को डैमेज किया था और उसे इनफर्टाइल बना दिया था। अगर उसे यह सब पता होता तो वह आज कभी मैडम गू की बात नहीं मानता। जिस पर मैं शांत चेहरे के साथ जवाब देता हूँ, मैं मैडम की बात नहीं मान रहा, मैं सिर्फ इरिटेटेड हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैडम बार बार मेरे पीछे पड़े। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आसपास ट्रबल क्रिएट ना करें। फिर मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, गु चिंगहान, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करती हैं। अगर आप मुझसे दूर रहें तो मेरे लिए वही परफेक्ट होगा। यह सुनते ही गु चिंगहान की आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें आंसू चमकने लगते हैं। फिर वह धीमी आवाज में कहती है, तुम ये सब सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहे हो, मुझे इस पर यकीन नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगती है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखती थी, उसे देर रात तक जागने से रोकती थी, उसे ड्रिंक करने से रोकती थी, उसे मॉम से सीधे टकराने से रोकती थी। मैं उसकी कितनी केयर करती थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तब मैं दिन रात उसके पास रही थी, मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, मैं उसकी इतनी केयर करती थी। फिर गु चिंगहान मेरी तरफ देखते हुए कहती है, तुम जानबूझकर मुझे अपसेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हो, है ना मुचेन? जिस पर मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता हूँ, आप जो चाहें सोच सकती हैं मिस गू, मैं अभी शिफ्ट पर हूँ, मुझे वापस काम पर जाना है। इतना कहकर मैं डोर खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही बाहर आता हूँ, मेरी नजर हॉलवे में खड़े रेस्टोरेंट मैनेजर पर पड़ती है, जिस पर मैनेजर थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछता है, मुचेन, तुम मिस गू को जानते हो? मैं भी ऑकवर्ड होकर सिर हिलाता हूँ। वह मेरी क्लासमेट है। लेकिन मैनेजर को साफ लग रहा था कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ क्लासमेट्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी वह ज्यादा सवाल नहीं पूछता, इसके बजाय परेशान चेहरे के साथ कहता है, मुचेन, आज जो हुआ उससे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा है।
है। बॉस को अभी पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा और तब हमें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। फिर वह थोड़ा रुक कर कहता है, तुम इंटर्न हो, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद अब तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगे। मैनेजर ने बहुत पोलाइट तरीके से बात कही थी, लेकिन मैं उसका मतलब समझ गया था। मैंने यहाँ सिर्फ 2 दिन काम किया था और अब मुझे फायर कर दिया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनेबल भी था। ये मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका एंड ऐसे होगा। कुछ देर के लिए मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता हूँ। फिर मैनेजर की तरफ देखकर ईमानदारी से कहता हूँ, सर मुझे बहुत सॉरी है, आपने मुझे हायर किया और मैंने उल्टा आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया। जिस पर मैनेजर तुरंत हाथ हिलाता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे सभी मेंबर्स पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में कभी कभी अनफेयर ट्रीटमेंट सहना ही पड़ता है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज तो एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल ग्रीवांस अवार्ड तक रखती हैं। अब सोच लो कि उन्हें रोज कितना कुछ सहना पड़ता होगा। उधर प्राइवेट रूम के अंदर माहौल बेहद भारी हो चुका था। डिम येलो लाइट पूरे रूम को और ज्यादा डिप्रेसिंग बना रही थी। गु चिंगहान का चेहरा आइसबर्ग की तरह ठंडा था, जैसे वह किसी भी समय फट पड़ने वाली हो। अभी अभी हुई फाइट की वजह से उसकी मुट्ठी के अंगूठे और उंगली के बीच की स्किन फट चुकी थी। वहां से ब्राइट रेड ब्लड धीरे धीरे निकल रहा था, जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। इसके अलावा उसके मुंह के कोने पर भी डार्क ब्रूस था। फाइट के दौरान किसी का पंच वहां लगा था। अब वह हिस्सा हल्का सूज चुका था, जिससे वह और भी खराब दिख रहा था। यह देखकर वेटर जल्दी से आइस क्यूब्स लेकर आता है और सावधानी से उसके सामने रख देता है ताकि वह स्वेलिंग कम कर सके। वहीं सोंग यूतोंग और चू रुओयाओ उसके पास खड़ी होती हैं। उनके हाथों और गर्दन पर भी स्क्रैच मार्क्स दिखाई दे रहे होते हैं, जो अभी हुई फाइट की याद दिला रहे थे। लेकिन उनकी हालत गु चिंगहान से काफी बेहतर थी, क्योंकि गु चिंगहान की चोटें सीधे उसके चेहरे पर थीं, जिसकी वजह से वे तुरंत नजर आ रही थीं। अगर किसी ने सोंग यूतोंग और चू रुओयाओ के स्क्रैच मार्क्स ना देखे होते तो शायद कोई गेस भी नहीं कर पाता कि वे अभी फाइट करके आई हैं। तभी गु चिंगहान आइस क्यूब उठाती है और कैजुअल तरीके से उसे टेबल पर फेंक देती है। टक, आइस क्यूब टेबल से टकराता है और क्वाइट रूम में वह आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। इसके बाद उसका चेहरा और ज्यादा ग्लूम हो जाता है। फिर वह ठंडी आवाज में कहती है, उसने साफ देखा था कि मैंने उसके लिए फाइट की। मैं इतनी बुरी तरह हर्ट हो गई, लेकिन उसने मुझे मेडिसिन तक नहीं दी। उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन और अनविलिंगनेस से भरी होती है। फिर वह आइस क्यूब की तरफ देखते हुए कहती है, यह आइस क्यूब भी किसी और वेटर ने लाकर दी है। वह शुरू से आखिर तक एक बार भी नहीं आया। यह सोचकर गु चिंगहान के सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसे बेहद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और फिर उसके विचार अनजाने में पिछली लाइफ की तरफ चले जाते हैं। उसे याद आता है कि उसी समय में मैं उससे कितना चिपका रहता था। अगर उसे हल्की सी भी चोट लग जाती थी तो मैं घबरा जाता था। मेरी आंखें लाल हो जाती थीं और कभी कभी आंसू भी निकल आते थे। मैं तुरंत मेडिसिन खरीदने भागता था और वापस आकर बड़ी सावधानी से उसकी चोटों पर मेडिसिन लगाता था, इतनी जेंटल मूवमेंट्स के साथ कि उसे जरा सा भी दर्द ना हो। यहाँ तक कि जब मैडम गो निगू उसे बुरी तरह डांटती थी, तब भी मैं डोर के बाहर चुपचाप इंतजार करता था और जैसे ही वह बाहर आती थी मैं उसे सॉफ्ट वॉइस में कंफर्ट करता था, उसे वार्म अप देता था। तब मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करता था। मेरी लाइफ सिंपल और प्योर थी। मेरी आंखों और दिल में सिर्फ वही थी। तभी अचानक गु चिंगहान के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या इस लाइफ में इतने चेंजेस इसलिए हुए हैं क्योंकि मुझ चेन भी रिबॉर्न हुआ है? जैसे ही यह थॉट आता है वह तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं रिबॉर्नन होता तो मैडम गु से इतनी नफरत होने के बावजूद कभी गु फैमिली में नहीं रहता और ना ही मैडम गु की बात मानता। उसी समय सोंग यूतोंग गु चिंगहान की तरफ देखकर भौहें सिकोड़ती है। चिंगहान, आज तुम सच में बहुत इंपल्सिव थी। तुम जानती हो ना, ये रेस्टोरेंट फैमिली का है। अगर उन्होंने तुम्हारे डैड तक बात पहुंचा दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी आवाज में वरी और कंप्लेन दोनों होते हैं। यह सुनते ही गु चिंगहान थोड़ी देर के लिए स्टनड रह जाती है, फिर सरप्राइज के साथ पूछती है, यह रेस्टोरेंट फैमिली का है? उसी पल उसके दिमाग में सु शियाओवेई की इमेज उभर आती है, जिस पर वह तुरंत पूछती है, कौन सा सु फैमिली? क्या वही सु फैमिली जिससे सु शियाओवेई आती है? सोंग यूतोंग सिर हिलाती है। उनका फैमिली जनरेशन से कैटरिंग चेन्स चला रहा है, इसलिए हाइचिंग की कैटरिंग कंपनीज के बारे में उसे लगभग सब पता है। फिर वह थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहती है, सु फैमिली का मेन बिजनेस एआई एंड न्यू एनर्जी है। इन फील्ड्स में उनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक ग्रेन और कैटरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि फैमिली का कोई जूनियर मेंबर इसे पसंद करता था। इस रेस्टोरेंट में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। पता नहीं इसका सु शियाओवेई से कोई कनेक्शन है या नहीं। आखिर उसका सरनेम भी सु ही है। हालांकि दुनिया में कोइंसिडेंसेस भी होते हैं। यह सुनकर चू रुओयाओ भौहें सिकोड़ती है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। सु फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा है, वे इतने वेल्थी हैं, क्या वे अपने चाइल्ड को एग्रोनॉमी पढ़ने देंगे? मैंने तो सुना है कि सु शियाओवेई पीनट्स ग्रो करती है। दोनों चीजों में बहुत बड़ा गैप है। उसकी समझ के मुताबिक रिच फैमिली किड्स